1857। हम्म। ये सिर्फ एक साल नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो भारतीय इतिहास का वो टर्निंग पॉइंट है जहां से सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया। हाँ, और अक्सर जब भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की बात आती है ना, जैसे यूपीएससी हो गया या बीपीएससी, एसएससी, तो इस 1857 के क्रांति के जो नोट्स होते हैं वो बस रटे जाते हैं। एकदम रटे जाते हैं। तारीखें, शहर और बस नेताओं के नाम। है ना? लेकिन आज की इस विस्तृत चर्चा का मकसद इन तथ्यों को सिर्फ पढ़ना नहीं है। मैं सोच रहा था कि आज हम उस पूरी ज़मीनी हकीकत को डिकोड करेंगे, जिसने इस क्रांति को जन्म दिया। बिल्कुल। हम समझेंगे कि आखिर वो कौन से ट्रिगर थे जिन्होंने मतलब एक आम सिपाही और एक आम किसान को एक साथ बगावत करने पर मजबूर कर दिया। सही कहा। और इसे डिकोड करने की शुरुआत ही एक बहुत बड़ी बहस से होती है। हाँ, वो नामकरण वाली बहस जो आज तक इतिहासकारों के बीच चलती आ रही है। एग्जैक्टली। अगर हम ब्रिटिश अधिकारियों के नज़रिए को देखें, जैसे जॉन लॉरेंस का नज़रिया, तो उन्होंने इसे महज एक सिपाही विद्रोह या कह लें सिपाही म्यूटनी कहकर खारिज करने की कोशिश की। उनके लिए ये सिर्फ फौज के भीतर अनुशासन की कमी का एक छोटा सा मामला था। हम्म लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब वीडी सावरकर ने इसका विश्लेषण किया, तो उन्होंने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया। और मैं कहूंगी कि ये महज शब्दों का हेरफेर नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि इस घटना का दायरा असल में कितना बड़ा था। बिल्कुल। एक तरफ इसे एक छोटी सी सैन्य बगावत बताकर इसके राजनीतिक महत्व को कम करने की कोशिश की गई, और दूसरी तरफ इसे एक पूरे राष्ट्र की आजादी की पहली सामूहिक हुंकार के रूप में देखा गया। सावरकर का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहना बहुत तार्किक लगता है ना? जॉन लॉरेंस जैसे लोगों का इसे सिर्फ सिपाही विद्रोह कहना कहीं ना कहीं इस बात को छुपाने की कोशिश लगती है कि आम जनता भी उनके खिलाफ खड़ी हो गई थी। एकदम सही बात है, क्योंकि अगर ये सिर्फ सैनिकों का मसला होता तो मेरठ से शुरू हुई ये चिंगारी पूरे उत्तर और मध्य भारत के गांव और कस्बों में इतनी तेजी से नहीं फैलती। 10 मई 1857 को जो हुआ वो अचानक एक सुबह उठी कोई लहर नहीं थी। इसके पीछे तो मतलब दशकों का वो गुस्सा था जो लगातार उबल रहा था। बिल्कुल। इसे एक ज्वालामुखी की तरह समझना चाहिए, और ज्वालामुखी कभी भी अचानक नहीं फटता। उसके नीचे कई सालों तक लावा खदकता रहता है। हाँ, वो लावा इकट्ठा हो रहा था। और 1857 की क्रांति के मामले में ये लावा 4 अलग-अलग दिशाओं से इकट्ठा हो रहा था: राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और सैन्य। तो जब तक इन चारों पहलुओं की गहराई में नहीं उतरा जाएगा, इस महासंग्राम की असली तस्वीर कभी समझ नहीं आ सकती। तो उस राजनीतिक लावे से ही शुरुआत करते हैं। हाँ, परीक्षाओं के नोट्स में सबसे प्रमुखता से लॉर्ड डलहौजी की लैप्स की नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का जिक्र मिलता है। जी, जिसके तहत झांसी, सतारा और नागपुर जैसी रियासतों का विलय कर लिया गया। इसे अगर आज के संदर्भ में समझना हो तो ये कुछ ऐसा था जैसे कोई बहुत बड़ा कॉरपोरेट घराना किसी छोटे पुश्तैनी बिजनेस पर जबरदस्ती कब्जा कर ले। और वो भी महज इसलिए क्योंकि उस बिजनेस के मालिक का कोई अपना सगा वारिस नहीं है। ये एक बहुत ही सटीक तुलना है। लैप्स की नीति असल में सत्ता हड़पने का एक बेहद आक्रामक और कानूनी आवरण पहनाया हुआ तरीका था। भारतीय परंपरा में तो सदियों से ये मान्यता थी कि अगर किसी राजा का अपना पुत्र नहीं है तो वो किसी बच्चे को गोद ले सकता है और वही उसका उत्तराधिकारी माना जाएगा। बिल्कुल। लेकिन डलहौजी ने एक झटके में इस सदियों पुरानी परंपरा को अमान्य कर दिया। झांसी और नागपुर इसी नीति का शिकार हुए। लेकिन जो सबसे बड़ा राजनीतिक भूचाल आया वो तो 1856 में अवध के विलय से आया। अवध का मामला तो बिल्कुल ही अलग था। वहां तो कोई उत्तराधिकार का विवाद भी नहीं था। उस पर तो सीधा कुशासन या खराब गवर्नेंस का ठप्पा लगाकर उसे हड़प लिया गया। और मैं बता दूं कि अवध का विलय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सबसे बड़ी रणनीतिक भूलों में से एक साबित हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि अवध महज एक जमीन का टुकड़ा नहीं था, वो एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र था। जब अवध को कंपनी के राज में मिलाया गया तो सिर्फ नवाब वाजिद अली शाह की गद्दी नहीं गई, उनका पूरा दरबार खत्म हो गया होगा। बिल्कुल। उस दरबार पर निर्भर हजारों सैनिक, दरबारी, कारीगर, संगीतकार और छोटे कर्मचारी रातों रात बेरोजगार हो गए। बाप रे। और सबसे बड़ी बात, बंगाल आर्मी के ज्यादातर सिपाही अवध के ही रहने वाले थे। जब उन्होंने देखा कि उनके अपने राजा को इतनी बेइज्जती के साथ हटा दिया गया, उनके मन में ये बात पूरी तरह बैठ गई कि ब्रिटिश हुकूमत पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। एकदम।
यानी अवध के विलय ने सीधे तौर पर सेना और आम जनता दोनों के अंदर ब्रिटिश विरोधी भावना भर दी। अब अगर इस राजनीतिक अस्थिरता को आर्थिक पहलुओं से जोड़कर देखा जाए तो तस्वीर और भी खौफनाक हो जाती है। बिल्कुल। स्रोतों में भारी कर व्यवस्था और भारतीय उद्योगों के पतन पर बहुत जोर दिया गया है। ऐसा लगता है कि कंपनी ने सिर्फ सत्ता नहीं छीनी बल्कि आम आदमी की जेबें भी पूरी तरह से खाली कर दी। आर्थिक शोषण का स्तर ऐसा था जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। ब्रिटिश नीतियों ने भारत की आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ ही तोड़ दी थी। वो जो भू राजस्व लगान तय करने के नए सिस्टम लाए गए थे, हाँ, उनमें टैक्स इतना ज्यादा था कि किसान अपनी ही जमीन पर मजदूर बनकर रह गया। और अगर कोई जमींदार समय पर टैक्स नहीं चुका पाता था तो उसकी पुश्तैनी जमीन नीलाम कर दी जाती थी। इस तरह किसानों और जमींदारों दोनों के भीतर एक गहरा आक्रोश पनप रहा था। और शायद यही वो समय था जब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति भी अपने चरम पर थी। इसका सीधा असर तो भारत के कारीगरों पर पड़ रहा होगा। बिल्कुल सही। ब्रिटेन की मिलों को कच्चा माल चाहिए था और उनके तैयार माल को खपाने के लिए एक बड़ा बाजार। उन्होंने भारत को सिर्फ एक कच्चे माल का सप्लायर बना दिया। और जो भारतीय सूती कपड़ी का भी पूरी दुनिया में मशहूर थे, उन पर इतने भारी टैक्स लगा दिए गए कि वे बाजार से बाहर हो गए। जबकि ब्रिटेन से आने वाले मशीनी कपड़ों को बिना किसी टैक्स के भारत में बेचा जाने लगा। नतीजा ये हुआ कि भारत के लाखों बुनकर और कारीगर भुखमरी की कगार पर पहुंच गए। और जब पेट खाली होता है तो बगावत की आग और भी तेजी से भड़कती है। खाली पेट और छीनी हुई जमीन, ये दो चीजें किसी भी क्रांति के लिए काफी हैं। लेकिन बात सिर्फ पेट और जमीन तक नहीं रुकी थी, ये धर्म और आस्था तक भी पहुंच गई थी। हाँ, जब हम सामाजिक और धार्मिक कारणों का विश्लेषण करते हैं तो नोट्स में एक बहुत ही अजीब विरोधाभास देखने को मिलता है। कैसा विरोधाभास? जैसे लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर रोक लगाई और 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पास किया गया। आज की 21वीं सदी की सोच के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत ही शानदार और प्रोग्रेसिव समाज सुधार थे। हाँ, बिल्कुल थे। फिर उस समय इन सुधारों ने क्रांति के लिए बारूद का काम कैसे किया? ये इतिहास का एक बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक पहलू है। हमें इसे 1850 के दशक के एक आम भारतीय की नजर से देखना होगा। सही बात है। सती प्रथा का खात्मा या विधवाओं को दोबारा शादी करने का अधिकार देना, ये कदम निश्चित तौर पर सुधारवादी थे। लेकिन समस्या इन कदमों में नहीं थी, बल्कि इस बात में थी कि इन्हें लागू कौन कर रहा था। अच्छा, लागू करने वाले से दिक्कत थी। बिल्कुल। एक विदेशी ताकत जो पहले ही सत्ता और जमीन छीन चुकी थी, अब सीधे लोगों के घरों और उनके सदियों पुराने रीति रिवाजों में दखल दे रही थी। यानी लोगों को लगा कि ये समाज सुधार के नाम पर उनके धर्म को नष्ट करने का एक एजेंडा है। एकदम सही पकड़े। आम भारतीयों और खासकर रूढ़िवादी वर्गों के मन में ये गहरा डर बैठ गया कि ये विदेशी कानून दरअसल उनके धर्म को भ्रष्ट करके उन्हें ईसाई बनाने की एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। और जब इंसान को लगता है कि उसकी पहचान, उसका धर्म खतरे में है तो वो तर्क से नहीं भावनाओं से सोचता है। और इसी धर्म में हस्तक्षेप के भय ने समाज के उस वर्ग को भी कंपनी के खिलाफ कर दिया जो शायद राजनीतिक या आर्थिक कारणों से सीधे तौर पर प्रभावित नहीं था। और यही धार्मिक डर सबसे बड़ा ट्रिगर बना जब बात सेना तक पहुंची। सेना में तो भेदभाव शुरू से ही था। हाँ, समान रैंक और समान काम होने के बावजूद एक भारतीय सिपाही की सैलरी एक गोरे सिपाही के मुकाबले बहुत कम होती थी। प्रमोशन के रास्ते उनके लिए बंद थे। लेकिन फिर एक नया कानून आया, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, यानी विदेश सेवा अधिनियम। इसने सेना के भीतर बहुत बड़ी हलचल मचा दी। उस समय के हिंदू समाज में समुद्र पार करना या काला पानी पार करना धर्म के खिलाफ माना जाता था ना? हाँ, ऐसा माना जाता था कि इससे व्यक्ति अपनी जाति और धर्म से बाहर हो जाएगा। लेकिन इस नए अधिनियम के तहत यह अनिवार्य कर दिया गया कि जरूरत पड़ने पर भारतीय सिपाहियों को समुद्र पार विदेशों में भी लड़ने के लिए जाना होगा। सिपाहियों को लगा कि कंपनी जानबूझकर उनका धर्म भ्रष्ट करना चाहती है। और फिर इसी माहौल में एंट्री होती है उस चीज की जिसने इस पूरे बारूद के ढेर में माचिस की तीली लगा दी। एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल के कारतूसों की कहानी। ये एक ऐसा तथ्य है जो शायद हर उस व्यक्ति को पता है जिसने थोड़ी सी भी इतिहास की पढ़ाई की है। अफवाह उड़ी कि इन कारतूसों को चिकना करने के लिए गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। और ये अफवाह, जो बाद में काफी हद तक सच भी साबित हुई, उसने हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों की धार्मिक भावनाओं पर सबसे गहरी चोट की। इन नई राइफलों में कारतूस लोड करने से पहले उसे दांतों से काटना पड़ता था। गाय हिंदुओं के लिए पवित्र थी और सूअर मुसलमानों के लिए हराम। सिपाहियों को यह पूरा यकीन हो गया कि ब्रिटिश हुकूमत का अंतिम लक्ष्य उनका धर्म परिवर्तन ही है। दशकों से जमा हो रहा राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक गुस्सा
अब धार्मिक अपमान के साथ मिल चुका था। और इसका पहला विस्फोट हमें 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में देखने को मिलता है, जब मंगल पांडे ने उन कारतूसों का इस्तेमाल करने से साफ इनकार कर दिया और अपने ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला कर दिया। मंगल पांडे की ये बगावत एक व्यक्ति का साहस जरूर था, लेकिन ये बहुत जल्दी एक संगठित रूप लेने वाली थी। और फिर आई 10 मई 1857 की वो ऐतिहासिक तारीख, मेरठ का विद्रोह। मंगल पांडे का कदम एक व्यक्तिगत शौर्य था, लेकिन 10 मई को मेरठ में जो हुआ उसने बगावत को एक पूर्ण क्रांति में बदल दिया। मेरठ के सिपाहियों ने न सिर्फ अपने साथियों को जेल से छुड़ाया, बल्कि ब्रिटिश अधिकारियों को मारकर सीधे दिल्ली की तरफ कूच कर दिया। उनका ये दिल्ली की तरफ जाना कोई भटकी हुई भीड़ का कदम नहीं था, ये एक बहुत ही सोची समझी राजनीतिक रणनीति थी। दिल्ली जाकर उन्होंने अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। लेकिन यहाँ एक सवाल दिमाग में आता है। क्या सवाल? बहादुर शाह जफर उस वक्त काफी बुजुर्ग थे और उनके पास कोई वास्तविक सैन्य शक्ति नहीं थी। वे बस नाम के सम्राट थे। फिर इन बागियों ने कमजोर शासक को ही अपना चेहरा क्यों चुना? क्योंकि यहाँ बात सैन्य शक्ति की नहीं, बल्कि वैधता यानी लेजिटिमेसी की। लेजिटिमेसी। विद्रोही सिपाहियों को ये मालूम था कि अगर उन्हें पूरे भारत के किसानों, जमींदारों और राजाओं को इस बगावत में शामिल करना है, तो उन्हें एक ऐसे प्रतीक की जरूरत होगी जिसे पूरा भारत सदियों से सत्ता का असली केंद्र मानता आया हो। और वो प्रतीक बहादुर शाह जफर थे। बहादुर शाह जफर भले ही कमजोर थे, लेकिन वे मुगल सल्तनत के प्रतीक थे। उन्हें नेता मानकर विद्रोहियों ने ये संदेश दिया कि वे एक विदेशी कंपनी का राज खत्म करके भारत की पुरानी व्यवस्था को दोबारा स्थापित करना चाहते हैं। जफर के नाम ने इस बगावत को एक राष्ट्रीय क्रांति का दर्जा दे दिया। ये एक बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है। और नेतृत्व के नाम पर सिर्फ दिल्ली ही नहीं, बल्कि कई अलग अलग केंद्र उभर कर सामने आए। परीक्षाओं के नोट्स में इन केंद्रों और उनके नेताओं के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूची दी गई है। अगर हम कानपुर की तरफ देखें तो वहां नाना साहब ने कमान संभाली। नाना साहब की नाराजगी भी डलहौजी की नीतियों से ही जुड़ी थी, क्योंकि उनकी पेंशन रोक दी गई थी। लेकिन जब बात झांसी की आती है तो एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। रानी लक्ष्मीबाई, जिन्हें परीक्षा के तथ्यों में सबसे वीर महिला नेता का दर्जा दिया गया है। रानी लक्ष्मीबाई का योगदान इस क्रांति में सबसे प्रेरणादायक कहानियों में से एक है। डलहौजी ने उनके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया था और झांसी को हड़पने की कोशिश की। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने सरेंडर करने के बजाय लड़ना चुना। वे सिर्फ एक रानी नहीं रहीं, बल्कि वे उस अदम्य साहस का प्रतीक बन गई जिसने ब्रिटिश सेना के पसीने छुड़ा दिए। उनका युद्ध कौशल इतना बेहतरीन था कि खुद ब्रिटिश जनरलों ने उनकी वीरता का लोहा माना था। और यही वीरता हमें अवध में भी देखने को मिलती है, जहां लखनऊ में बेगम हजरत महल ने ब्रिटिश सेना को कड़ी टक्कर दी। अवध का विलय तो वैसे भी एक बड़ा मुद्दा था ही, और वहां की जनता बेगम हजरत महल के पीछे पूरी तरह से एकजुट हो गई थी। इसके अलावा बिहार के जगदीशपुर से एक और बहुत ही दिलचस्प नाम आता है, कुंवर सिंह। कुंवर सिंह के बारे में सबसे खास बात यह थी कि उन्होंने बहुत ही उम्रदराज होने के बावजूद अंग्रेजों को नाको चने चबवा दिए। कुंवर सिंह की उम्र 80 साल के करीब थी, लेकिन उनकी रणनीतिक समझ और गुरिल्ला युद्ध यानी छापामार युद्ध की तकनीकें इतनी अचूक थीं कि वे कई बार ब्रिटिश सेना को चकमा देने में कामयाब रहे। वे इस बात का सबूत थे कि ये क्रांति सिर्फ युवा सिपाहियों तक सीमित नहीं थी, बल्कि अनुभव और स्थानीय नेतृत्व भी इसका एक बड़ा हिस्सा था। बिल्कुल, और ये सूची यहीं खत्म नहीं होती। रुहेलखंड के बरेली में खान बहादुर खान ने मोर्चा संभाला। इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली और फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला शाह। अहमदुल्ला शाह ने तो ब्रिटिश सेना के खिलाफ एक जबरदस्त फतवा जारी किया था और उन्हें हराने के लिए अंग्रेजों को भारी इनाम तक रखना पड़ा था। और ग्वालियर में तात्या टोपे, जिनकी गुरिल्ला युद्ध की महारत ने क्रांति को काफी लंबे समय तक जिंदा रखा। इन सभी नेताओं को देखकर एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि इसमें समाज का हर तबका, चाहे वो राजा हो, रानी हो, मौलवी हो या जमींदार, सब शामिल थे। ये इस क्रांति की सबसे बड़ी ताकत थी, विविधता। अलग अलग धर्मों और वर्गों के लोग एक ही दुश्मन के खिलाफ खड़े थे। लेकिन विडंबना ये है कि जो इस क्रांति की सबसे बड़ी ताकत थी, कहीं न कहीं वही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन गई। ये एक बहुत ही गंभीर बात है। इतने सारे मजबूत नेता, इतनी बड़ी जन भागीदारी और उत्तर से लेकर मध्य भारत तक फैला हुआ विद्रोह, फिर भी ये क्रांति अंततः सफल क्यों नहीं हो पाई? ब्रिटिश सेना ने इसे कैसे कुचल दिया, इसके कुछ बहुत ही साफ कारण स्रोतों में बताए गए हैं।
सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण था किसी केंद्रीय नेतृत्व और एक स्पष्ट विजन का ना होना। हर नेता अपने अपने क्षेत्र में बहुत बहादुरी से लड़ रहा था, लेकिन उनके बीच कोई तालमेल नहीं था। नाना साहब कानपुर के लिए लड़ रहे थे, रानी लक्ष्मीबाई झांसी के लिए और बेगम हजरत महल अवध के लिए। दिल्ली में बहादुर शाह जफर एक प्रतीकात्मक नेता तो थे, लेकिन वे कोई सैन्य रणनीतिकार नहीं थे जो पूरे देश के विद्रोहियों को एक कमांड के नीचे ला सके। जब एक सेंट्रलाइज्ड कमांड नहीं होती है तो एक संगठित दुश्मन आसानी से अलग थलग करके हरा सकता है। और शायद हथियारों और संसाधनों का अंतर भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा होगा। भारतीय विद्रोही ज्यादातर तलवारों, भालों और पुरानी बंदूकों से लड़ रहे थे। हथियारों का अंतर तो जमीन आसमान का था। ब्रिटिश सेना के पास उस समय की सबसे आधुनिक एनफील्ड राइफलें थी, बेहतरीन तोपखाने थे और सबसे बढ़कर टेलीग्राफ सिस्टम था। इस टेलीग्राफ की मदद से ब्रिटिश अधिकारी एक शहर से दूसरे शहर तुरंत संदेश भेज सकते थे कि विद्रोही कहाँ जा रहे हैं। और उसी हिसाब से वो अपनी सेना की टुकड़ियां भेज देते थे। संवाद के इस आधुनिक साधन ने अंग्रेजों को विद्रोहियों से हमेशा एक कदम आगे रखा। लेकिन इन सब कमियों के बावजूद जो बात सबसे ज्यादा चुभती है और जो ऐतिहासिक दस्तावेजों में स्पष्ट रूप से दर्ज है, वो ये है कि अपनों ने ही अपनों का साथ नहीं दिया। सच है, सिंधिया, होलकर, हैदराबाद के निजाम और कई अन्य बड़ी रियासतों के शासकों ने विद्रोहियों का साथ नहीं दिया, बल्कि कुछ ने तो अपनी सेनाएं अंग्रेजों की मदद के लिए भेज दी। शिक्षित मध्य वर्ग भी इस क्रांति से दूर ही रहा, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये विद्रोही भारत को वापस उसी पुरानी सामंती व्यवस्था में धकेल देंगे। अगर पूरे भारत की सभी रियासतें और हर वर्ग एक साथ खड़ा हो जाता तो ब्रिटिश साम्राज्य का भारत में टिके रहना नामुमकिन हो जाता। संगठन और आपसी समर्थन की इसी कमी ने कंपनी को इस भयंकर तूफान से बाहर निकलने का रास्ता दे दिया। क्रांति भले ही सैन्य रूप से कुचल दी गई हो और इसे अपने मुकाम तक पहुंचने में सफलता न मिली हो, लेकिन इसके परिणाम इतने गहरे और ऐतिहासिक थे कि उसने सत्ता के पूरे ढांचे को हमेशा के लिए पलटकर रख दिया। 1857 के उस तूफान के शांत होने के बाद जो सबसे बड़ा बदलाव आया, वो था 1858 का भारत शासन अधिनियम, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ये अधिनियम भारतीय इतिहास का एक बहुत बड़ा वाटरशेड मोमेंट था। 1857 की क्रांति ने ब्रिटिश हुकूमत की नींव इस कदर हिला दी थी कि ब्रिटेन की संसद को यह समझ में आ गया कि अब भारत जैसे विशाल और जटिल देश को एक व्यापारिक कंपनी के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। एक कॉरपोरेट कंपनी से पूरे देश का प्रशासन चलाना अब मुमकिन नहीं था, और इसी के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के 100 साल से भी ज्यादा पुराने शासन का भारत में हमेशा के लिए अंत हो गया। यानी अब बिचौलिया खत्म, सत्ता सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटेन की महारानी के हाथों में चली गई। इसी के साथ महारानी विक्टोरिया की वो मशहूर घोषणा भी हुई जिसने ये तय किया कि अब भारत का प्रशासन कैसे चलेगा। महारानी विक्टोरिया की घोषणा, जिसे कई लोग उस समय का मैग्ना कार्टा भी कहते थे, उसमें भारतीयों को शांत करने के लिए कई वादे किए गए। सबसे बड़ा वादा ये था कि अब लैप्स की नीति जैसी कोई विस्तारवादी नीति नहीं अपनाई जाएगी। भारतीय राजाओं को अपने बच्चे गोद लेने का अधिकार वापस मिल गया। दूसरा बड़ा वादा ये था कि ब्रिटिश सरकार अब भारतीयों के धार्मिक और सामाजिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। ये सीधा सीधा 1857 के उन धार्मिक कारणों को शांत करने की कोशिश थी जिसने विद्रोह की आग भड़काई थी। सत्ता के ब्रिटिश क्राउन के पास जाने का सीधा मतलब ये था कि भारत अब आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश साम्राज्य का एक क्राउन कॉलोनी यानी सीधा उपनिवेश बन गया था। तो अगर हम इस पूरी विस्तृत चर्चा को समेटे तो जो तस्वीर उभरकर सामने आती है वो बहुत ही स्पष्ट है। दशकों के राजनीतिक हड़प, आर्थिक शोषण और धार्मिक डर का जो लावा पक रहा था, उसे एनफील्ड राइफल के कारतूसों ने 10 मई 1857 को मेरठ में विस्फोट में बदल दिया। मंगल पांडे की वो पहली चिंगारी एक महासंग्राम बन गई। दिल्ली में बहादुर शाह जफर, कानपुर में नाना साहब, झांसी की वीर रानी लक्ष्मीबाई और बिहार के अदम्य कुंवर सिंह जैसे नेताओं ने अपने अपने स्तर पर एक पूरी विदेशी सत्ता की नींव हिला दी। भले ही केंद्रीय नेतृत्व और आधुनिक हथियारों की कमी और कुछ रियासतों के धोखे के कारण ये क्रांति विफल हो गई, लेकिन इसने 1858 के अधिनियम के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी का सूरज भारत में हमेशा के लिए अस्त कर दिया।
ये सारे तथ्य जिनका हमने गहराई से विश्लेषण किया, ये सिर्फ किसी परीक्षा के पन्नों तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये हमें ये समझने की दृष्टि देते हैं कि जब कोई व्यवस्था लोगों की जमीनी हकीकत, उनके पेट और उनके स्वाभिमान को नजरअंदाज करती है तो उसका परिणाम क्या हो सकता है। 1857 ने आधुनिक भारतीय इतिहास की वो जमीन तैयार की जिस पर आगे चलकर आजादी के बड़े बड़े आंदोलन खड़े हुए। और इसी जमीन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही गहरा सवाल है जो इस चर्चा के अंत में खुला छोड़ना बहुत जरूरी लगता है। कैसा सवाल? ईस्ट इंडिया कंपनी का बोर्ड हट गया और उसकी जगह ब्रिटिश क्राउन का ताज लग गया। प्रशासन का ढांचा बदल गया, वादे किए गए। हाँ, बदलाव तो बहुत हुए कागजों पर। वही तो सोचने वाली बात है कि क्या इस प्रशासनिक और कागजी बदलाव ने वास्तव में उस आम भारतीय किसान, उस बुनकर या उस सिपाही के जमीनी हालात बदले? क्या उनका शोषण खत्म हुआ? या फिर ये सिर्फ दमन करने वाले एक सिस्टम का नाम और चेहरा बदलने जैसा था, जबकि हुकूमत की लूटने वाली फितरत जस की तस रही? ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास के पन्नों से निकलकर सीधे हमारी सोच से टकराता है। जरा सोचने वाली बात है। आज की इस विस्तृत और गहरी चर्चा को इसी विचार के साथ यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है 1857 की इस क्रांति के इन अनदेखे पहलुओं ने इतिहास को एक नए और विश्लेषणात्मक नजरिए से देखने पर मजबूर किया होगा। अगली बार फिर एक नए दस्तावेज और एक नई गहरी चर्चा के साथ वापसी होगी। तब तक पढ़ते रहिए और सवाल पूछते रहिए।